हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब और हमारे ऐप पर चल रही उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि जितने भी लेक्चर हमारे हो चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप का लिंक, सभी महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इस सीरीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम जो हमारी परीक्षा वाणी की नई बुक है उसको कम्प्लीटली बेहतरीन नोट्स के साथ, और उत्तराखंड की जो इसके अलावा और महत्वपूर्ण बुक है उन सभी के नोट्स इंक्लूड करके, जिसमें BS नेगी, राजन बलूची जी की किताबें भी शामिल हैं, उन्हें भी हम शामिल कर रहे हैं। तो परीक्षा वाणी का इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया है ये जो संक्षिप्त अवलोकन वाला चैप्टर है ये कंप्लीट वन लाइनर है, आपने कंप्लीट करना है। उत्तराखंड का शासन प्रशासन 3 भागों में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो जनपद सीरीज है इसको मैंने ऑलरेडी आपको 13 वीडियोस के माध्यम से डिटेल में पढ़ाया है, और इसके 13 प्रैक्टिस वीडियो मैंने डाले हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं इनको। और जो समसामयिकी वाला पोर्शन है इसकी PDF मैंने आपको ग्रुप में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दी है। वैसे नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। आज जो हमारा सेशन है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये सीरीज बहुत बड़ी हो सकती है, मतलब इसके लगभग 5 से 6 पार्ट मिलने वाले हैं इस चैप्टर के। तो प्रत्येक सोमवार यानी मंडे को यूट्यूब पर ये वीडियो आप लोग को एक एक वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐप और यूट्यूब में क्या अंतर है मैंने आपको बताया था। जैसे यूट्यूब में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इस कोर्स को कंप्लीट करने में लग सकते हैं, लेकिन ऐप में ये हमारा परीक्षा वाणी, संपूर्ण परीक्षा वाणी सीरीज 2024 आपको 2 से 3 माह में कंप्लीट मिलेगा। वहाँ पर आपको PDF भी दी जाएगी, यही फ़ायदा आपको होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे हम गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में, उसके बाद कुमाऊं केसरी BD पांडे जी के बारे में, उसके बाद हरगोविंद पंत जी के बारे में, और अंत में देखेंगे श्रीदेव सुमन जी के बारे में। इन 4 लोगों के बारे में आज डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आपने सारे फैक्ट सुनने हैं, ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराखंड से भारत रत्न जीतने वाले पहले व्यक्ति हमारे परम पूज्य गोविंद बल्लभ पंत जी। ध्यान रखेंगे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारत के गृह मंत्री भी बने थे। तो सबसे पहला पॉइंट है इनसे रिलेटेड, 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म खूट गांव अल्मोड़ा में हुआ है। इनकी माता जी का नाम लक्ष्मी पुष्पा, पिताजी का नाम मनोरथ पंत और इनकी पत्नी का नाम गंगा देवी। इनके अन्य नाम अगर बात करें तो इन्हें हिमालय पुत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जबकि इनके दोस्त इन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहकर पुकारते थे। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों की तरफ देखते हैं। सबसे पहला सन है इनसे रिलेटेड 1903, पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी अल्मोड़ा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पोर्शन देखते हैं, 1905 में वकालत की पढ़ाई हेतु ये बनारस गए थे। 1910 में अल्मोड़ा आकर वकालत करने लगे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी वकालत में इनका अगर मेन योगदान मैं आपको बताऊं तो काकोरी कांड के जो हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी पैरवी भी इन्होंने की थी, जिसमें हमारे अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि ये लोग शामिल थे। 1914 में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, जो कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा की ही एक शाखा थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो राज्य स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए काफ़ी बेहतरीन कार्य कर रही थी। बाद में इनका विलय हो गया था कांग्रेस में। अगला पोर्शन देखते हैं, 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा हेतु ये निर्वाचित हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, मैं आपको बताता हूँ, तो कांग्रेस 2 हिस्सों में बंटने लग गई थी। एक थे परिवर्तनवादी और एक थे अपरिवर्तनवादी। तो कुछ लोग जैसे हमारे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, वे कांग्रेस से अलग हो गए थे क्योंकि उनकी मांगें नहीं मानी जा रही थी। तो उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसने? चित्तरंजन दास, जिन्हें हम देश बंधु भी कहते हैं, और हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने। तो स्वराज पार्टी के टिकट पर भी हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद हेतु निर्वाचित हुए थे। 1927 में संयुक्त प्रांत
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे, संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। अगला पॉइंट 1928 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ में नेहरू जी के साथ जो है प्रदर्शन में भाग लिया था और पुलिस कर्मियों द्वारा जो लाठियां बरसाई गई थी हमारे नेहरू जी पर, वो इन्होंने खुद पर खाई थी, हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी ने। इसी वजह से नेहरू जी ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि भी दी थी। अब साइमन कमीशन के बारे में बेसिक आइडिया मैं आपको दूं। जब हम अंग्रेजों के एक्ट इत्यादि देखते हैं 1773 से एक्ट स्टार्ट होते हैं, करते करते स्टार्ट 1909 1919 तक ये एक्ट चलते हैं। अब अंग्रेजों का क्या प्लानिंग रहती थी कि वे हर 10 साल में हमारे लिए कुछ नए नियम लेके आते थे। अब 1919 के बाद अगला जो एक्ट आना चाहिए था वो 1929 या 30 में आना चाहिए था, लेकिन उस समय पे क्या था, ब्रिटेन में चुनाव इत्यादि थे, तो भारत के लोगों के लिए कानून बनाने के लिए अंग्रेजों ने 2 साल पहले यानी 1928 में कमीशन बना दिया था, जिसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहते हैं। तो इसी साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ में नेहरू जी कौन से, जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है, लखनऊ में हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी और नेहरू जी ने प्रदर्शन में भाग लिया था। इसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आप हमारा कानून नहीं मानते तो आप खुद अपनी रिपोर्ट बनाइए, अपना संविधान बनाइए। तो ये हमारे मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट भी आई थी बाद में। अब वो आधुनिक भारत का हिस्सा, उसके बारे में नहीं जाना हमने, हमें अपने गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में देखना है। 30 मई 1930 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व मल्लीताल में हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया था, लेकिन बाद में 2 दिन में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। मतलब उस समय पे नमक सत्याग्रह भी चल रहा था। इन्होंने घोषणा की थी कि 2 दिन बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नमक बनाएंगे। 1931 में भू सुधारों पर आधारित इनकी ही रिपोर्ट पंत रिपोर्ट आई थी। 1937 के प्रांतीय काउंसिल चुनाव के बाद 1937 से 39 तक तथा 1946 से 54 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले यही व्यक्ति भी हैं, ये ध्यान रखेंगे। गोविंद वल्लभ पंत जी ही पहले व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे। जनवरी 1955 से 7 मार्च 1961 तक, जब इनका निधन हुआ था 7 मार्च 1961, तब तक ये भारत के गृह मंत्री रहे थे। अगर कौन से गृह मंत्री रहे थे अगर पूछेंगे तो ये भारत के 4थे गृह मंत्री रहे थे। भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं परम पूजनीय सरदार पटेल जी, हम जानते हैं, जिन्हें लौह पुरुष भी हम कहते हैं। 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले उत्तराखंड के व्यक्ति हैं। भारत रत्न की स्थापना अगर मैं कहूँ, भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई है। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। अब किन 3 लोगों को दिया गया था ये आपने खुद ढूंढना है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था और 57 में हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी को इससे सम्मानित किया गया है। 1965 और 1988 में इन पर डाक टिकट जारी हुआ है। 1957 में बनी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। पंतनगर यूनिवर्सिटी बनी थी हमारी, कृषि विश्वविद्यालय बना था, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना था हमारा 1960 में। इसे गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम दिया गया 1972 में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये पर्वतीय राज्य के बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 से 31 मार्च 1945 तक इनकी गिरफ्तारी हुई थी मुंबई में। इसके बाद इन्हें अहमदनगर किले में नज़रबंद भी रखा गया था, ये ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था काकोरी कांड जो हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ अगस्त 1925 में, उसमें जितने भी हमारे परम पूज्य स्वतंत्रता सेनानी पकड़े गए थे उनकी पैरवी की थी हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी ने, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पंत जी से रिलेटेड सारे पॉइंट हमारे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं कूर्मांचल केसरी या कुमाऊं का शेर, कुमाऊं केसरी हमारे बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। तो बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म हुआ है 15 फरवरी 1882 कनखल हरिद्वार में। बाद में इनके माता पिता का निधन हो गया था तो अल्मोड़ा की तरफ आ गए थे। मूल निवासी अल्मोड़ा के ही हैं, हमने ध्यान रखना है। और जो कुली बेगार आंदोलन हुआ था, कुली बेगार के खिलाफ
तो उसके प्रमुख नेताओं में, उसका नेतृत्व करने वाले में यही प्रमुख व्यक्ति हैं। उसी के बाद इन्हें कूर्मांचल केसरी भी कहा गया है। भक्त दर्शन जी ने इन्हें कुमाऊं का नर केसरी भी कहा है। 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने हैं। अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक या छठे संपादक कौन है? हमारे बी डी पांडे जी। अल्मोड़ा अखबार की अगर मैं बात करूं तो 1871 में इसकी स्थापना की थी बुद्ध बल्लभ पंत जी ने। वो पहले इसके संपादक भी थे और छठे संपादक बने थे हमारे बी डी पांडे जी। 1918 में अल्मोड़ा अखबार में अंग्रेजों की नीति के खिलाफ पांडे जी ने डिप्टी कमिश्नर लोमस के खिलाफ भालूशाही शीर्षक से एक कॉलम लिखा था, और जिससे ही परेशान होकर अप्रैल 1918 में लोमस ने अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब इसने बहुत भारी जुर्माना लगा दिया था। अब उतना जुर्माना हमारे बी डी पांडे जी और अन्य व्यक्ति नहीं दे सकते थे, तो लास्ट में अखबार बंद हो गया था। तो उसी वर्ष विजयदशमी के अवसर पर अक्टूबर 1918 में हमारे बी डी पांडे जी ने शक्ति नामक एक नई पत्रिका स्टार्ट की। ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 1921 को कूली बेगार प्रथा का समाप्त किया गया था सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में। 1923 में ये कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष भी बने थे, 5वें अध्यक्ष बने थे। ये अधिवेशन हुआ था टनकपुर में। कुमाऊं परिषद की स्थापना अगर मैं आपको बताऊं तो 1916 में हुई थी। मतलब इसका उद्देश्य ये था कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनकी समस्याओं को अंग्रेजों के सामने, लोगों के सामने, जो हायर अथॉरिटी है उनके सामने लाया जाए। तो इसी क्रम में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन होता है 1917, दूसरा 18 में, फिर 1919, फिर 1920, फिर 1923 और अंतिम अधिवेशन कुमाऊं परिषद का होता है 1926 में, जो कि छठा अधिवेशन था। और 1926 में ही कुमाऊं परिषद का हमारी कांग्रेस में विलय हो गया था। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 1937 में 37 में जेल प्रवास के दौरान इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। 1937 में ये केंद्रीय असेंबली में चुने गए, जबकि 1955 में लोकसभा सदस्य चुने गए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इन्होंने इनके जीवन काल में इन्हें जो अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2 स्वर्ण पदक मिले थे, उन्होंने इन स्वर्ण पदकों को राष्ट्रीय कोष में दान दे दिया था। और 13 जनवरी 1965 को इनका निधन हो गया था। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगली महान विभूति देखते हैं हम, हरगोविंद पंत जी। कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहे जाते हैं, उत्तराखंड का जननायक भी इन्हें कहते हैं, जबकि सल्ट का राजनीतिक गुरु भी इन्हें कहते हैं। जैसे अभी हमने गोविंद बल्लभ पंत जी देखे थे, तो वो कांग्रेस की 2 विचारधाराएं थी, एक थी नरम विचारधारा, एक थी गर्म विचारधारा। तो हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी नरम विचारधारा के थे, जबकि हरगोविंद पंत जी गर्म विचारधारा के थे। गोविंद बल्लभ पंत जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोविंद गोपाल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जबकि हरगोविंद पंत जी के गुरुजी हैं, अभी इनके बारे में हम देखने वाले हैं, अपने गुरुजी मानते हैं तिलक जी को। तिलक जी के साथ इनकी 1905 में मीटिंग भी हुई थी बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के। ये सारी बातें हम सीखेंगे, पहले एक बार जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म होता है 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में, जहाँ पर हमारे परमोच्च न्यायालय, हमारे गोलू देवता जी का मंदिर भी है। इनके अन्य नाम भी मैंने आपको बताए थे, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, उत्तराखंड का जननायक, सल्ट का राजनीतिक गुरु। 1920 में कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। यह अधिवेशन काशीपुर में हुआ था। इसी अधिवेशन में कूली बेगार के खिलाफ प्रस्ताव भी जारी हुआ था, आपको ध्यान रखना, 1920 के अधिवेशन में। 1928 में इन्होंने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा भी तोड़ी थी। कहाँ तोड़ी थी? बागेश्वर में। 1957 में ये लोकसभा सदस्य भी बने और मई 1957 में ही इनका निधन भी हो गया था। ये अपने गुरुजी किन्हें मानते हैं? तिलक जी को मानते हैं, इंपॉर्टेंट है। तिलक जी से इनकी मुलाकात कब हुई थी अगर ध्यान ये पूछते हैं तो ध्यान रखना है 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, तो वहीं इनकी मुलाकात हुई थी। 1921 में हमारे हरगोविंद पंत जी ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शीतला खेस में सिद्धाश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सिद्धाश्रम की स्थापना की। और ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की थी, हरगोविंद पंत जी ने, ध्यान रखेंगे, ताड़ी खेत अल्मोड़ा प्रेम विद्यालय। ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की हमारे
हरगोविंद पंत जी ने, जिन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। तो 3 प्रमुख व्यक्तित्व तो हमारे समाप्त होते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड की आन बान शान परम पूज्य श्रीदेव सुमन जी। अब इनके बारे में डिटेल जानकारी सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। इनका जन्म हुआ है 25 मई 1916 को जौल गांव टिहरी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका वास्तविक नाम है श्रीदत्त बडौनी। इनके पिताजी का नाम है हरिदत्त बडौनी। माता जी का नाम तारा देवी, जबकि इनकी पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी। यूके ट्रिपल एस में एक बार पूछा गया है। विनय लक्ष्मी और हमारे श्रीदेव सुमन जी का विवाह हुआ 1938 में। आगे बढ़ते हैं। 1930 में 14 वर्ष की आयु में, जिस समय सविनय आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो इसमें इन्होंने भाग लिया था, जिसमें इन्हें 15 दिनों की कारावास भी हुआ था। 1937 में इनका एक कविता संग्रह सुमन सौरभ नाम से प्रकाशित हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1938 में जिला कांग्रेस कमेटी का श्रीनगर में सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और विजय लक्ष्मी पंडित जी ने भाग लिया था, तथा इसी अधिवेशन में सुमन जी ने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर जोर देते हुए एक प्रसिद्ध कथन कहा था। उसके बारे में ध्यान रखना है हमने। यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने की बजाय 2 हिस्सों में बांटती है, तो हम गंगा को काट देंगे। ये कथन किसका है, ध्यान रखेंगे, श्रीदेव सुमन जी का है। महात्मा गांधी से भी इनकी मुलाकात हुई थी। बाद में इनका दुखद निधन भी हो जाता है। वो सारे पॉइंट हम देखेंगे। 23 जनवरी 1939 को इन्होंने देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस प्रजामंडल की स्थापना होने के तुरंत बाद फरवरी 1939 में नेहरू जी की अध्यक्षता में लुधियाना में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का आयोजन हुआ था, जिसमें इन्होंने प्रजामंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया था। 1942 में प्रजामंडल की सफलता के लिए गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई है सेवाग्राम वर्धा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। 6 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि जिसे अगस्त क्रांति भी हम कहते हैं, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो उसी दौरान जन आंदोलन करते हुए 6 सितंबर 1942 को देहरादून में इन्हें नज़रबंद किया गया, देहरादून जेल में। इसके बाद इन्हें आगरा जेल भेजा गया, जहां से इन्हें 19 नवंबर 1943 को रिहा किया गया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 30 दिसंबर 1943 को टिहरी कारागार में कैद करके इन्हें घोर यातनाएं दी गई थी। इस पर सुमन जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे तोड़ तो सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो सामंतवादी जो व्यवस्था हमारे टिहरी में चल रही थी उसके काफ़ी खिलाफ थे, जिससे जनता बहुत त्रस्त हो चुकी थी। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 फरवरी 1944 को सुमन जी पर राजद्रोह का मुकदमा चला। अब जैसे इन पर राजद्रोह का केस चला तो सरकारी ऑर्डर आ गया था कि भैया इनको कोई सरकारी वकील नहीं दिया जाएगा। अब राजनीतिक गलियारों में तो ये बहुत समय से काम कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी पैरवी स्वयं की थी। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान इन्होंने क्या कहा था, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। जब इन पर राजद्रोह का केस चला तो उस समय इन्होंने ये कथन कहा था। ये कथन किसके हैं, इन पर विशेष फोकस हमने करना है। जैसे तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता हूँ। ये सभी कथन हमारे परम पूज्य श्रीदेव सुमन जी के हैं, ये ध्यान रखना है हमने। आगे बढ़ते हैं। 29 फरवरी 1944 को जेल कर्मियों के अमानवीय व्यवहार के खिलाफ इन्होंने अनशन किया था और सरकार के सामने अपनी 3 मांगे भी इन्होंने रखी थी। अब इन्होंने कहा था कि सरकार अगर मेरी इन मांगों को नहीं मानेगी तो मैं आमरण अनशन स्टार्ट करूंगा। तो सरकार और राजशाही का उनके खिलाफ मतलब मान के चले सुस्त रवैया था, बिल्कुल उनकी बातों में ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अब जैसे इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया तो सरकार भी कांपने लग गई थी, यानी जो जेल कर्मी थे, सरकार भी काफ़ी परेशान होने लग गई थी। तो इन्होंने
इनसे कहा कि आप अपना आमरण अनशन तोड़ दीजिए, आप पर जितने भी केस हैं वो सारे केस आपसे वापस ले जाएंगे, आपको मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो अड़े हुए थे, सरकार के खिलाफ तो ये पहले से खड़े हुए थे। तो इसी दौरान 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए, इनका दुखद निधन हो गया। और सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी थी उस समय पे, राजशाही इतनी निकम्मी हो चुकी थी, इन्होंने इनके शरीर को इनके परिवार को नहीं दिया। ये जो हमारी गढ़वाल में नदी बहती है उसमें इन्होंने उसको बहा दिया था। इनका एक काफ़ी कथन, एक महत्वपूर्ण कथन इनका काफ़ी फेमस है। मैं अपने प्राण दे दूंगा, जब इनका अनशन चल रहा था उस समय इन्होंने ये कथन कहा था, मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। अब देखिए, लोग इतने कठिन तपस्या करते थे आज़ादी के लिए, स्वतंत्र जीने के लिए। तो हम स्वतंत्र हैं तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। प्रमुख व्यक्तित्व वाली बहुत सारी वीडियो आने वाली, बेहतरीन वीडियो आने वाली हैं। बहुत ध्यान से आप वीडियो सुनिए, नोट्स बनाइए, बेहतरीन रिजल्ट आएंगे आपके। और रेगुलर कंटिन्यू आपने पढ़ना है। जितना आपसे कहा गया था उससे ज़्यादा आपको इन बैच में दिया जा रहा है, किसी प्रकार की कमी नहीं की जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।